नमस्कार। पुअर सपना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बोझ बना बुढ़ापा। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। सुमन, तुम्हारी बहुओं ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। केवल 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए। इस 1 महीने में ही जी भर गया है। अरे, गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। साल भर से अंगीठी पर सेकी हुई जली भुनी रूखी सूखी चाहे जैसी भी रोटी खाकर गुजारा हो ही रहा था। कमबख्त मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो सोच बैठा कि बेटों के घर में बहुओं के हाथ के बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। पता है सुमन, अपना घर छोड़ने से पहले एक पल को तो मन में विचार आया था कि बहुएं तेज तर्रार हैं, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो कैसे सहन करूँगा। कहते कहते दमा के मरीज राम प्रसाद जी को खांसी छिड़ गई और फिर कुछ संभल कर बोले, लेकिन सुमन सुख की लालसा के आगे घुटने टेक दिए और बेटों के कहते ही खुशी खुशी उनके साथ शहर आ गए, यह नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर अब मैंने फैसला ले लिया है सुमन, अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय रामप्रसाद जी अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। भरा पूरा परिवार होते हुए भी उनका अपना कोई नहीं था, इसीलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुब्बार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बातें सुन रही है। दरअसल 1 वर्ष पहले तक राम प्रसाद जी अपनी पत्नी सुमन के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। 1 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी सुमन का निधन हो गया था। पत्नी क्या गई, उनकी जिंदगी ही चली गई थी। बेटे बहुएं औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने थे। राम प्रसाद जी गांव में अकेले रह गए थे। राम प्रसाद जी, जिन्होंने 1 गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था और अब चूल्हे पर रोटियां सेकने लगे थे। अंगीठी के धुएं से उन्हें अक्सर खांसी छिड़ जाती थी। जैसे तैसे पकाकर नमक और प्याज के साथ जली भुनी रोटियां निगल लिया करते थे। पर बेस्वाद खाना खाते खाते अपनी पत्नी के हाथों के बने खाने को याद करने लगते तो आंखें गीली हो जाती थी। अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि मर चुकी पत्नी की तस्वीर हरदम साथ में लिए रहते थे और उनसे ही बातें करने लगे थे। कुछ गांव के लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, जबकि पड़ोसी उनकी हालत को समझते थे। यह जानते थे कि यह पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। रामप्रसाद की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फ़ोन किया और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सूचना दी और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। बूढ़े पिता को बहुएं अपने पास रखने के लिए हरगिज राजी नहीं थी, परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। राम प्रसाद जी स्वादिष्ट खाने का अरमान लिए बेटों के साथ खुशी खुशी चल दिए। दोनों बेटों ने अपने पिता को 1-1 महीना अपने पास रखने को तय कर लिया। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय अच्छा गुजर जाएगा, यह सोचकर राम प्रसाद जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बहुत उत्सुकता थी। घर पहुंचने के बाद पता चला कि बड़े बेटे और बड़ी बहू ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। यह बात सुनकर राम प्रसाद जी आश्चर्यचकित रह गए कि अब का ज़माना कितना बदल चुका है, लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज़ मिलना बाकी था।
और वह यह था कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर ही रह रही थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर राम प्रसाद जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाकर रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी, लेकिन वह अपनापन जिसके लिए वह तरस रहे थे, वह दूर दूर तक नहीं था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और राम प्रसाद जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाज़ें आते, परंतु राम प्रसाद जी को इस सब से दूर ही रखा जाता। यह सब देखकर पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगते, सुमन, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहती देखी है? यहाँ देखो, खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हाल चाल बांट रहा है और अपनापन जता रहा है। मैं कुछ मांगता हूँ तो यह लोग कहते हैं इस उम्र में परहेज रखना चाहिए। बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे यह खाकर बीमारियाँ नहीं होंगी? वाह ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीते तो अपने बेटे को कह दिया कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, छोटे बेटे के घर छोड़ दे, कम से कम वह बच्चों के साथ तो दिल लगा ही रहेगा। पिता के कहने पर बड़े बेटे ने छोटे बेटे के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू तो 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था ना, अभी तो 20 दिन ही बीते थे, ऐसा भी क्या हो गया बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो उन्हें नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाया करते थे, लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी ना मिला। एक स्टोर रूम में ही राम प्रसाद जी का बिस्तर लगा दिया गया और बच्चों को उनके पास ना जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए वह कभी आंगन में आकर बैठ जाते तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाह कर भी उनसे बात ना कर पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते थे, पर मजाल है वो कभी दादाजी से बात भी कर लें। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। एक दिन सुबह रामप्रसाद जी उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास 500 रुपये का पुराना नोट है, दूध वाला सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं है, आप ही इसे चला लेना, इसके बदले मुझे करारा नोट दे दो, आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। राम प्रसाद जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया करो। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई और चिल्लाते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ, कहीं बाहर ना जाऊँ तो क्या सारा दिन आपके खांसने की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राम प्रसाद जी को लगा जैसे वो छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो।
उन पर आग उगलते हुए अंगारे बरसा रही हो। उम्र का ही तगाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब मेरे सामने किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत न होती थी, और आज यह समय आ गया है। मेरी बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रौंद देती हैं, और नालायक बेटों को तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलाजल भरे आंसू पीकर वह अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर से कहने लगे, सुमन, मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस उम्र में कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को जीते रहो, सदा सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद देते कभी थकते नहीं थे हम दोनों। आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ निकल रही है। नालायक, नामुराद जैसे शब्द आते जाते रह जाते हैं। जिस औलाद को पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद कदर नहीं जानती। कभी गलती से किसी बात में सलाह दिए भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहें, आप नहीं समझेंगे। सच कहो तो दिल करता है कि खींच के तमाचा जड़ दूं, लेकिन चुप रहने में ही भलाई है। अपने आप को रोक लेता। अजी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, बच्चे नादान हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। यह तो सोचिए, कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं। आप बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। राम प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी सुमन उन्हें समझा रही है। नहीं सुमन, मुझे भी अपने साथ ले चलो, राम प्रसाद जी कहते कहते नींद में ही बड़बड़ाने लगे, और अचानक उनकी आंखें खुल गई। चारों ओर देखा लेकिन सुमन नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे, फैसला ले चुके थे कि अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे ने उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, राम प्रसाद जी बोले, बेटा अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन छोड़ दे, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। ससुर जी की यह बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, वह अपने गांव में ही ठीक हैं। आप बाबूजी को जल्दी से स्टेशन पर छोड़ दो, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई, और पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे। राम प्रसाद जी ने ध्यान से देखा तो वह वही फटा पुराना नोट था जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। कभी राम प्रसाद जी अपने बेटे के चेहरे को देखते तो कभी मैले कुचैले और बीच से फटे हुए उस नोट को एक बार तो दिल में आया कि उसके हाथ में थमाकर बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी मेहरबानी के बिना भी अपने घर वापस जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वह क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज़्यादा है और तनख्वाह कम है, इसीलिए इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तभी राम प्रसाद जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था तो मुश्किल से 3,000 रुपये महीने कमा पाता था। 1,000 रुपये तो केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही खर्च होते थे। महंगाई उस समय भी बहुत थी जब तुम अपने दोस्तों की देखा देखी अच्छे अच्छे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी फरमाइशों को बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। राम प्रसाद जी बोलते जा रहे थे,
लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन तेज गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचे तो राम प्रसाद जी को कुछ संतुष्टि हुई। उन्होंने अपने साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पर पसर गए। आह, इतनी शांति है यहाँ, लेकिन फिर से वही अकेलापन और फिर से वही धुआं उगलती अंगीठी। परंतु फिर भी बिना किसी की दो बातें सुने आराम से रोटी खाएंगे, इस बात का सुकून था। उन्हें कभी मन किया तो रोटी बना लेते थे, नहीं तो उदास हुए लेटे रहते थे। धीरे धीरे शरीर और अधिक ढलने लगा है और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभार पड़ोसी मिलने आ जाते थे, दवाई वगैरह दे जाते थे। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी लाचार हो गए। वह भूखे ही चारपाई पर पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटे को फोन लगाकर खबर भिजवा दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। भूखे रहने के कारण हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी बेटों को फ़ोन करना बंद कर दिया था, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने आएंगे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि राम प्रसाद जी ने बिस्तर पकड़ लिया और उठ बैठने और बोलने से भी लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फ़ोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, आखिरी बार मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो, अब रोज रोज के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी बुखार तो कभी खांसी, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं, कौन सेवा करे। चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की बेटों के साथ दोनों बहुएं बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक शोक और दुख व्याप्त हो गया। दोनों की दोनों ऐसे फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को भिगोने लगी थी जैसे उनकी दुनिया ही लूट गई हो। हालांकि आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए यह दोनों दहाड़े मार मार कर रो रही हैं, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई होगी। 1.5-2 घंटे का दिखावा करके अपने साथ लाए तरह तरह की खाने की वस्तुओं का लुत्फ उठाने के लिए कमरे के भीतर चली जाती हैं। राम प्रसाद जी चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वह उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह हो जाती है। खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े राम प्रसाद जी को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी आ रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता तो बेटे बहुएं मुंह लटका लेते। बड़ा बेटा बोलता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज़्यादा सेवा ना ही करवाएं तो ही अच्छा है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतना समय निकाल पाते हैं। भैया, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को ज़मीन पर लिटा देते हैं, ना जाने कब बुलावा आ जाए। छोटा बेटा बोला तो बहुएं दहाड़े मार मार कर ऐसे रोने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हो। राम प्रसाद जी बड़े इत्मीनान से बहू का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो जैसे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाती तो छोटी बहू वाहवाही लूटने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई। दोनों बेटों ने कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन राम प्रसाद जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए।
दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, ना जाने कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को। बाबूजी को मुक्ति मिली तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ, माँ जी का बड़े वाला हार तो मैं रखूँगी। मुझे वो बहुत पसंद था। कब से इंतज़ार कर रही थी उस हार को पहनने का। मौका कब मिलेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई। फिर बड़ी बहू बोली, अगर हार तुम रखोगी तो माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए। उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवाऊंगी। मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखी है। बहुओं की बातें सुन सुनकर रामप्रसाद जी अंदर तक आहत हो रहे थे। उनका दिल तो हुआ पूरे गांव को अपने बेटे बहुओं की असलियत बता दे, लेकिन शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई समारोह नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की तेरहवीं पर एक से एक चीज रखी जाएगी और साथ में मूंग दाल का हलवा, जो बाबूजी को बेहद पसंद था। खाने की चीज़ों का नाम सुनते ही रामप्रसाद जी के मुंह में पानी आने लगा। सोचने लगे कि मेरी तेरहवीं मेरे जीते जी क्यों नहीं कर देते। मैं भी भरपेट भोजन कर लेता और जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। बरसों से इन पकवानों के स्वाद के लिए वह तरस चुके थे। उस स्वाद को याद करते ही उनके मुंह से लार बहने लगी। छोटी बहू बड़ी बहू से खुशी से बोली, देखिए तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार बहने लगी है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब लार निकलने लगे तो समझो अंतिम समय आ चुका है। बड़ी बेसब्री से रामप्रसाद जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन 3 दिन बीत गए। अब तो दोनों बेटे आस लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा आधार में क्यों फंसी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर किससे मिलने की इच्छा है बाबूजी को, जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग राम प्रसाद जी का पता करने के लिए उनके घर आए, तो बेटे बोले, चाचा, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। तो वह बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज़ें बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी का हलवा बना दिया। जैसे ही हलवा उनके पास रखा तो हलवे की खुशबू से उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो राम प्रसाद जी बड़ी खुशी से खाने लगे और देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुओं की धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना हैं कि किसी की मृत्यु के इंतज़ार में अपना वक्त गंवाते रहें। तभी बड़ी बहू गुस्से में उबलते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो जैसे कोई काम काज करते हैं ही नहीं। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने। बाबूजी की सेवा तुमसे तो 1 हफ्ता भी न हो पाई। देवरानी जेठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहुओं के साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ लोगों ने आकर समझाया कि पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं, तो इस समय ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो राम प्रसाद जी के शरीर में भी कुछ जान वापस आ गई।
उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटों बहुओं के तो होश उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को खुद के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि अब उनके पिता भी उनकी ही जिम्मेदारी हैं और उनकी सेवा करना बेटों का कर्तव्य है, इसीलिए उन्हें अपने साथ ले जाएं। छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पर पड़े हैं, मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर राम प्रसाद जी की आंखें झलझला उठी और हाथ जोड़कर अपने बेटों और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूँगा यह मैं खुद ही देख लूँगा। पिता के इतने कहने की देरी थी कि वे तुरंत अपना अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिनों से चलते आ रहे बेटे बहुओं के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो राम प्रसाद जी की हालत कुछ और सुधरी, लेकिन अब वह गंभीर विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी सुमन जी की तस्वीर से ही पूछने लगते, यह है हमारी औलाद, लानत है ऐसी संतान पर। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था और आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफ़ेद कफन मंगवा कर रख दिया और मेरे मरने की राह देखने लगे। मुझे अनाथ करके जाने में आज उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी खुद को मरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। कुछ सोचते सोचते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। एक बार फिर से सोच लो राम प्रसाद जी, सरपंच जी ने कहा तो राम प्रसाद जी बोले, अपनी ही औलाद ने अंदर तक इस कदर तोड़ दिया है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राम प्रसाद जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर जमीन जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे गांव पहुँचे। आंसू बहाते हुए पिता के शरीर को अग्नि दी और जब घर पहुँचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतज़ार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नज़रें चुरा के पिता के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपने आगे पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहुओं की आंखें माँ जी के गहनों पर एक नज़र डालने को बेताब हो रही थी। पिताजी की अलमारी खोलकर उसमें से वह दोनों संदूक निकाले जिनमें माँ के गहने, घर और खेतों के कागजात रखे थे। यहाँ वहाँ ताका झांकी की तो संदूक की चाबियाँ भी मिल गई थी। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला तो देखते ही सबके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अरे, इस संदूक में तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, पर इसमें तो आप लोगों की बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं और यह सब चीज़ें भी कोई संदूक में रखता है क्या?
तभी बड़ा बेटा बोला, हम बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी, इसीलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकाल कर फेंकती रही थी, लेकिन जिस चीज को ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिली। फिर बड़ी आस के साथ उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर का एक लिफाफा रखा था, जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। वह चारों लालची नजरों से उस थैली में देखने लगे। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 50,000 थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था, जिसमें 500 का एक फटा पुराना नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली। तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे, यह कागज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं। जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी, बड़ी बहू बोली। तो बड़े बेटे ने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज़ ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल दौलत तो तुम्हारे बचपन की यादें ही थी, जिसे हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में क्या मस्त हुए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो, किसी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास में ना होना। और बेटा, उस समय दुनिया की कोई दौलत या शक्ति काम नहीं आती। तुम्हारा बाप अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम्हें वह आंसू नजर नहीं आए। दो दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय वृद्धाश्रम में मैं गुजारूं, इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैंने अपने खेत की जमीन, घर और बाकी की संपत्ति उसी वृद्धाश्रम को दान कर दी है, जहां अंतिम समय में मुझे शरण मिली है। और हाँ, जो 50,000 रुपये मेरे संदूक में से निकले हैं, वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 रुपये का नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, यह वही नोट है जो ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतश्री कर ली थी। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन कुदरत का उसूल है, जो हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गईं। तो दोस्तों, ये थी एक पिता की दर्द भरी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। मैं ऐसी ही हिंदी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़े रहें।